हेलो एवरीवन। इस शिफ्ट में हम लोग जेई मेंस 2022 के इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के क्वेश्चंस को कवर कर रहे हैं। तो तुम लोग काफ़ी टाइम से आप लोग डिमांड कर रहे थे कि सर फिज़िकल का कंप्लीट कीजिए, तो मैं फ़िज़िकल का बना रहा हूँ। इसमें मुझे थोड़ी सी एक दिक्कत आएगी, फ़िज़िकल में थोड़ा सा थ्योरी ना करा पाना मुश्किल होता है। तो जहाँ भी रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स आएंगे, हो सकता है मुझे डायरेक्ट फार्मूला यूज़ करना पड़ जाए और मैं वहाँ पे आपको उस फार्मूले का डेरिवेशन, ठीक है, या कुछ नहीं बता पाऊँ। तो वो थोड़ा सा ध्यान में आपको रखना होगा। ओके, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगा काफ़ी हद तक क्लियर करता जाऊँ आपको, मैक्सिमम जहाँ जहाँ पॉसिबल है। जहाँ पॉसिबल नहीं है वहाँ तो मुझे डायरेक्ट पिक करना होगा। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, तो ये डेटा छूट गया था, इसमें लिखा हुआ नहीं था तो वो मैंने लिख दिया। तो देखो क्या कह रहा है, द सेल पोटेंशियल ऑफ द फॉलोइंग सेल, ये पूरा एक सेल दिया हुआ है, उसका सेल पोटेंशियल इतना दे रखा है एट 298 केल्विन। पूछा पीएच ऑफ द सॉल्यूशन कितना होगा। तो देखो ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का क्वेश्चन है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को करते कैसे हैं, तो कोई भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है उसमें एक ही चीज़ होता है कि हमारे पास नट्स इक्वेशन है। मैं यहाँ लिखता जा रहा हूँ, नट्स इक्वेशन ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 बाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉग प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट, यही होता है। रिएक्टेंट इस पे स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट, इस पे भी इसका स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट, और कोई हमारे पास फॉर्मूला नहीं है। इसी को हम रिएक्शन कोशेंट भी कहते हैं, इस वाले पार्ट को जो लॉग के अंदर में रेशियो है। ठीक है, तो वन बाय वन सबसे पहला चीज़ होता है कि कैसे हम करेंगे। तो इसमें आपको, जैसे ये एक सेल आ गया, ठीक है, तो इसमें आपको दो चीज़ करना होगा। सबसे पहले एनोड का रिएक्शन, कैथोड का रिएक्शन एंड ओवरऑल लिखना होगा। ये पहला एक्टिविटी होता है। और दूसरी एक्टिविटी ई नॉट सेल, क्योंकि ये आप लिखोगे तो आपको ये पार्ट आएगा, और दूसरा ये चाहिए होता है। तो ई नॉट सेल ऑलवेज ध्यान रखना, ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल कैथोड माइनस ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल एनोड, क्योंकि जनरली रिडक्शन पोटेंशियल दिया होता है, तो इसलिए कैथोड माइनस एनोड याद रखो। बस यही दो एक्टिविटी है। अब मैं रिएक्शन आपको लिखना बताता हूँ कैसे है। जो लेफ़्ट साइड में होता है ये एनोड है और ये है कैथोड। तो आपको करना क्या है, एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है तो आप इसको ऑक्सीडाइज करा दो। तो इन दोनों में स्पीशीज़ ढूंढो जो दो अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो हाइड्रोजन इकलौता ही स्पीशीज़ हाइड्रोजन, यहाँ 0 में है, यहाँ +1 में है। तो आप एनोड पे इनका ऑक्सीडाइज होता हुआ स्टेट लिख दो। तो आप ऐसे ही लिखोगे H2 गिव्स 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, यही ऑक्सीडेशन है, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, 0 से +1 में जाना। कैथोड पे उस एलिमेंट को ढूंढो, ठीक है, तो एक ही एलिमेंट है कॉपर, उसी का ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रहा है, यहाँ +2 यहाँ 0, तो इसको रिड्यूस होता हुआ लिखो। तो कॉपर 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन विल गिव यू कॉपर सॉलिड, ये आ गया। उसके बाद अब ओवरऑल पे आ जाएं, तो ओवरऑल में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट। इसके बाद कॉपर 2 प्लस H2 गिव्स 2H प्लस कॉपर, ये आपने लिख लिया, बहुत बड़ा काम कर दिया। ओके, अब इसके बाद आपको आगे की कहानी शुरू करनी है। चलो अब यहाँ इस फॉर्मूले की तरफ चेंज करते हैं, पुट करना शुरू करते हैं। तो देखो ई नॉट सेल पहले निकाल लो। तो कैथोड की वैल्यू तो मैंने दे रखी है रिडक्शन पोटेंशियल, क्योंकि कैथोड पे क्या है, कॉपर, तो कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल इतना है। हाइड्रोजन, ये तो आपको पता है, ई नॉट हाइड्रोजन का जो होता है वो 0 होता है, क्योंकि इसी को हम रेफरेंस लेते हैं। तो आप यहाँ पे पुट कर दो 0.34 माइनस 0, तो ये 0.34 आ गया, यानी ये वैल्यू हमें पता चल गई। ठीक है, अब आ जाओ लॉग वाले पार्ट को, इसको हम कैसे करेंगे। तो लॉग वाले पार्ट को यहाँ पे मैं नट्स इक्वेशन में अप्लाई करने जा रहा हूँ, ठीक है, इसी को। तो जो ई सेल होगा, ई नॉट सेल की वैल्यू 0.34 है, मैंने 36 यहाँ लिख दिया, 34 ये रहा, 34 माइनस, ठीक है, 0.059 बाई एन। जितने आपने इलेक्ट्रॉन को कैंसिल किए हैं वही एन है भाई, यहाँ से 2 जनरेट हुआ, यहाँ 2 एब्जॉर्ब हुआ, इसीलिए आपने कैंसिल किया है। तो बाई 2 लॉग। आ जाओ, अब देखो इसने H2 गैस का प्रेशर नहीं दिया है, यहाँ पे इसका प्रेशर मेंशन होना चाहिए था, नहीं दिया है, तो मैं 1 atm लेट कर लेता हूँ, क्योंकि 1 atm से ही ये वैल्यू आएगी। यहाँ पे 1 atm उसको मेंशन करना चाहिए। वैसे कभी भी एग्ज़ाम में ऐसा हो इन केस, तो आप 1 atm लेट कर लो, कि कोई रूल नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूँ उनकी मिसप्रिंट है, ठीक है, इसीलिए आप 1 लेट कर लेना। चाहे तो ग्रेस मार्क्स देंगे या 1 को कंसिडर करेंगे, यही सिचुएशन आएगा।
ठीक है, ये हमें फाइंड करना है H+ के कॉन्सेंट्रेशन को। तो देखो होता क्या है, मैंने बताया ना, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट, सॉलिड की जगह 1 पुट करते हैं, यही रूल है। तो शुरुआत करते हैं इसमें। ठीक है, ये हमें दिया हुआ है, जो दिया हुआ है मैं लिख देता हूँ। ये है 0.01 मोलर, ये हमें नहीं पता, ये हमें चाहिए H+ का कॉन्सेंट्रेशन। मैं फॉर द टाइम बिंग इसे x लेट कर रहा हूँ, x मोलर, सॉलिड के लिए तो 1 लिखना है। तो आ जाओ प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट आप कहोगे कि सर ये H+ का स्क्वायर है, यानी x का स्क्वायर, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ इसको। तो ऊपर x का स्क्वायर, स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट जो मैंने बोला, x का स्क्वायर बाई, इधर आ जाओ, इसको तो 1 पुट करना है, ये मैंने कह दिया 1, और ये वैल्यू दी हुई है 0.01 यानी 10⁻⁻², यही वैल्यू है हमारे पास। और ये जो E0 सेल है, नाउ इट इज़ गिवन। ठीक है, ये हमें गिवन है, कितना दिया हुआ है, 0.576 इज इक्वल टू 0.34, और ये वैल्यू तो अब आराम से हम 0.059/2 लॉग, ठीक है, x²/10⁻²। बस इसी को आप सिंप्लीफाई करके x की वैल्यू निकाल लो। तो यहाँ पे जो सिंप्लीफाई हो के वैल्यू आ रही है, बहुत सिंपल है, बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आ रही है इसमें। तो ये जो सिंप्लीफाई हो के वैल्यू आएगी, ठीक है ना, x की वैल्यू, और जो x की वैल्यू वो पहले आप फाइंड कर लो, और इसमें जब pH लगा दोगे ना, माइनस लॉग, pH के लिए माइनस लॉग ऑफ x लगाओगे, तो ये वैल्यू आ जाएगी अप्रॉक्सीमेटली 5। तो मैं हर जगह कैलकुलेशन आपको करने के लिए छोड़ दूंगा, समझा दूंगा कॉन्सेप्ट, क्योंकि कैलकुलेशन करूँगा बहुत लेंदी हो जाएगा। तो यही पूरा इसका आउटकम है, कैलकुलेशन है। नाउ हेडिंग फॉर द सेकंड क्वेश्चन। कह रहा है द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टिविटी सेल कंटेनिंग दिस मच मोलर, इतना मोलर KCl एट 298 केल्विन इज दिस मच। ये रेजिस्टेंस दिया हुआ है, मैं लिखता जा रहा हूँ क्या क्या दिया हुआ है। रेजिस्टेंस दे दिया हमें 1750 ओम। ठीक है, इफ़ द कंडक्टिविटी ऑफ 0.01 दिस मच इज़ दिस मच, यानी हमें कापा दे दिया 0.152 इंटू 10⁻³ स्टूडेंट को ये सब पता होता है, क्योंकि वो फिजिक्स में भी करता है इन चीज़ों को। तो पूछा है सेल कांस्टेंट, तो पहले तो मैं आपको फॉर्मूला बताता हूँ। देखो ये फॉर्मूला सबको पता होता है, R इज इक्वल टू ρL/A, ये रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस है। इसको जब हम ऑर्गेनाइज करते हैं, ठीक है, तो इसको कैसे लिखते हैं, रेजिस्टिविटी को इधर, रेजिस्टेंस को इधर, तो ये 1/ρ जो हो जाएगा, ये 1/R इंटू L/A, यही है। और यही होता है कपा, 1/ρ इज इक्वल टू कपा। तो ये फॉर्मूला हो जाता है। इसके बाद मैं यहाँ लिख रहा हूँ, जो कपा होगा वो हो जाएगा 1/R, और ये L/A को कहते हैं सेल कांस्टेंट। बस, तो सारी वैल्यूज़ आपको दे दिया है, सीधे आपको सिंप्लीफाई करना है पुट करके। तो देखो कपा की वैल्यू कपा की जगह पे रख दो, 0.152 इंटू 10⁻³ दिस इज इक्वल टू 1/R। तो 1/R की वैल्यू 1750 इंटू सेल कांस्टेंट, C मैं लिख देता हूँ सेल कांस्टेंट को, ये हमें निकालना है। तो इसको आप सिंप्लीफाई कर लो, तो ये वैल्यू जो आ रही है 266 इंटू 10⁻³ आएगी। तो दिस इज़ द सॉल्यूशन। तो यही मेन फार्मूला है, दिस इज़ द मेन फार्मूला। ये तो फिजिक्स में सारे स्टूडेंट करके आते हैं, इसी से ये चीज़ आता है। नाउ हेडिंग फॉर द थर्ड। कह रहा है इन अ सेल द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस, ये रिएक्शन दिया हुआ है। कह रहा है द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर द स्पॉन्टेनियस रिएक्शन इन द सेल इज दिस मच। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर द स्पॉन्टेनियस रिएक्शन द सेल इज दिस मच, द वैल्यू ऑफ x इज। देखो सबसे पहले स्पॉन्टेनिटी का मैं कॉन्सेप्ट बताता हूँ आपको। स्पॉन्टेनिटी का कॉन्सेप्ट पहले भी मैंने कहा है, ΔG0 से कोई लेना देना नहीं है, ΔG से लेना देना है। ΔG जो होना चाहिए स्पॉन्टेनियस के लिए नेगेटिव होना चाहिए, ये तब जाके ये स्पॉन्टेनियस होगा। ठीक है, ये स्पॉन्टेनियस होगा। ठीक है, और अगर ΔG 0 हो गया तो ये इक्विलिब्रियम होगा, और ΔG पॉजिटिव हो गया तो ये नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस। ठीक है, पहला चीज़ ये है। तो आपको होगा कि सर तो फिर तो यहाँ पे मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ΔG का कोई डेटा नहीं है, ΔG0 के लिए डेटा है। मैं कहूँगा जब ऐसा केस होना, तो इसका मतलब जो ΔG0 है वो रिजेंबलेंस होगी उसकी ΔG से। तो ΔG0 की रिजेंबलेंस ΔG से है। यहाँ पे बेसिकली आइडिया की बात होती है
कि अगर डेल्टा जी नॉट नेगेटिव है तो डेल्टा जी के भी नेगेटिव होने के चांसेस हैं। इसी चीज़ पे पूरी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चलती है, लेकिन डेल्टा जी का कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, दूसरा चीज़ अब आगे क्या है भाई, डेल्टा जी के क्या फॉर्मूले हैं। तो देखो डेल्टा जी जो होता है एक ही फार्मूला -NFE सेल, यही फार्मूला है हमारे पास। आप बोलोगे सर डेल्टा जी नॉट का क्या फार्मूला है, तो मैं कहूँगा देखो डेल्टा जी नॉट का यही फार्मूला है -NFE0 सेल। अभी मैंने E0 सेल आपको ऊपर बताया था, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस एनोड ये। और लेकिन इसका एक और फार्मूला है, ठीक है, -2.303 आर टी इधर जगह नहीं है तो मैं यहाँ नीचे लिख रहा हूँ मल्टीप्लाइड बाई RT लॉग के इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो ये फार्मूला होता है हमारे पास, ये फार्मूला है। ठीक है, तो अब कहानी क्या है, कहानी पहले समझो कि अगर स्पॉन्टेनिटी के लिए डेल्टा जी को नेगेटिव है, क्योंकि अभी इस केस में डेल्टा जी की रिजेंबलेंस डेल्टा जी नॉट से है, क्योंकि ई नॉट दिया हुआ है ना, ई तो हम निकाल नहीं पाएंगे, डेल्टा जी के लिए ई चाहिए, ई नॉट दिया हुआ है, इसका मतलब यही निकाल पाएंगे। तो स्टोरी ये है कि डेल्टा जी नॉट को नेगेटिव होना है अब, क्योंकि इसकी रिजेंबलेंस डेल्टा जी नॉट से है, तो इसको नेगेटिव होना है। तो इसको नेगेटिव होने के लिए ई सेल को पॉजिटिव होना होगा, क्योंकि ऑलरेडी एक नेगेटिव साइन लगा हुआ है। यानी अगर ई सेल ई नॉट सेल पॉजिटिव हुआ तो डेल्टा जी नॉट नेगेटिव होगा और ये स्पॉन्टेनियस होगा। तो सोचो ये पॉजिटिव कैसे होगा, किस डिफरेंस को लें। तो आप यही कहोगे ना सर बड़े वाले में से छोटे वाले को हम माइनस करेंगे तभी जाके पॉजिटिव होगा, क्योंकि रिडक्शन पोटेंशियल ही दिया हुआ है। आप देख लो +3 से +2 में जाना रिडक्शन हुआ, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट से लोअर में जाना, यहाँ पे भी 0 से -1 में जाना, ये भी रिडक्शन है। तो दोनों रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है, तो किस में से किसको माइनस करोगे, क्योंकि अभी मैंने बताया है ई नॉट सेल होता है रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। तो इसका मतलब बड़े वाले को कैथोड लेना होगा, छोटे वाले को, क्योंकि कैथोड में से एनोड को माइनस करना है, तो बड़े वाले को कैथोड, छोटे वाले को एनोड, तभी ये वैल्यू नेट पॉजिटिव आएगी, और पॉजिटिव होगी तभी स्पॉन्टेनियस होगा। यानी इनका जो डिफरेंस होगा इसमें से इसको माइनस करेंगे वही आंसर होगा। तो इसलिए आप माइनस कर दो, तो माइनस करोगे तो कितना आएगा 7 3 और ये 2, इतना आ गया। इसको इस फॉर्म में एक्सप्रेस करोगे तो इसको इस फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे तो 23 × 10⁻⁻² आएगा। तो 23 विल बी द आंसर। नाउ हेडिंग फॉर द नेक्स्ट ये क्वेश्चन। देखो ये तो भयंकर फैक्ट बेस्ड दिया है, इसमें देखो सारा चीज़ आप जहाँ तक मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ मैं बता रहा हूँ। इसमें पूछा है कि करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल, किसका रिडक्शन पोटेंशियल बहुत अच्छा होगा। तो इतना तो पता है कि क्लोरीन Cl- में जाना चाहता है, ये हमें पता है। 0 से माइनस में क्लोरीन ज़्यादा जाना चाहेगा क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये वैल्यू होगी पॉजिटिव। ठीक है, सबसे ज़्यादा, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा है, उससे कम इसकी है। तो इतना तो पता चल गया कि जो A यानी Cl वाला होगा वो सबसे ज़्यादा, उससे कम B, जो हम गेस कर रहे हैं। ठीक है ना, उसके बाद मेटल का, तो मेटल में सबसे मोस्ट पॉजिटिव कौन है, D है, तो ये सबसे कम, क्योंकि सोडियम Na+ में ही रहना चाहेगा, Na में जाना नहीं चाहेगा, मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल है, या इसकी आयनेशन एनर्जी सबसे कम है, तो इसलिए इस D होगा। इससे ज़्यादा कौन होगा, ये वाला मेटल Li। इससे ज़्यादा कौन होगा, ये वाला मेटल D ब्लॉक का मेटल है, लार्ज नंबर ऑफ DF इलेक्ट्रॉन होने के कारण इसकी आयनेशन एनर्जी हाई होती है, तो इसीलिए C होगा। तो ये हम बता पाते, लेकिन बिलीव में ये गलत है। ठीक है, यहाँ पे ई पहले हम देखते हैं कुछ पता चल पाता है, क्योंकि एक्चुअल सीक्वेंस में सिल्वर जो होता है ना वो आयोडीन से ऊपर हो जाता है। अब ये तो एकदम रटने का क्वेश्चन हो गया है। ठीक है, लॉजिक इस पर सेट ही नहीं होगा, जिसको नहीं पता है वैल्यू वो कर ही नहीं पाएगा। इसकी वैल्यू होती है 0.54 और इसकी वैल्यू होती है 0.8, ये ज़्यादा है, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। तो देखो एक्चुअल आंसर तो ये है BE_D। मान लो ये हम गेस कर सकते थे अपने लॉजिक से, देखते हैं इससे क्या हम पकड़ पाएंगे। D सबसे छोटा इन दो में, D से E नहीं पकड़ पाएंगे। देखो इसी दोनों में प्रॉब्लम किया है, E को टॉप पे रखा है, D को लास्ट में, ये दो ऑप्शन में, इसीलिए कोर रटने का क्वेश्चन हो गया। मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर पाऊँगा, कोई ट्रिक है ही नहीं इसका। ठीक है, अब ये रटोगे तो कल को हो सकता है कोई दूसरा पूछ दें। अभी ये सारी एंडलेस होती है ना, पूरी लिस्ट कौन याद रख पाएगा। चलो भाई, तो आगे बढ़ते हैं अब हम। नाउ नेक्स्ट कह रहा है सोल्यूशन ऑफ FeSO4 होल 3
इज़ इलेक्ट्रोलाइज फॉर x मिनट, इसको x मिनट्स के लिए इलेक्ट्रोलाइसिस किया विथ अ करंट ऑफ 1.5 एम्पियर टू डिपॉजिट दस मच ग्राम ऑफ Fe, इतना ग्राम Fe डिपॉजिट हो रहा है, द x इज़। तो ये तो डायरेक्ट फेराडेज पे है, ठीक है। देखो मैं क्या कहता हूँ कि यहाँ पे आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करो, ये +3 है, तो इसका मतलब यहाँ पे हो क्या रहा है, आयरन 3+ से 3 इलेक्ट्रॉन गेन करके Fe बना रहा है, यही हो रहा है। तो इसको हम कैसे रीड करेंगे कि 3 मोल इलेक्ट्रॉन से 1 मोल आयरन प्रोड्यूस हो रहा है, यही हमारे लिए कॉन्सेप्ट हुआ, ठीक है। और 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 96500 कूलम्ब, ये देखो इसने दे रखा है, जिसको कि हम 1 फैराडे कहते हैं। 1 मोल इलेक्ट्रॉन के चार्ज को ही 1 फैराडे कहते हैं, तो इतना कूलम्ब है। तो यहाँ पे 3 फैराडे है, इसका मतलब 3 मोल इलेक्ट्रॉन हुआ ना, 3 मोल इलेक्ट्रॉन से 1 मोल Fe बन रहा है, तो 3 मोल इलेक्ट्रॉन बोलें या 3 फैराडे बोलें, बात बराबर है। तो 3 फैराडे से कितना 1 मोल Fe प्रोड्यूस हो रहा है, तो मैं लिख देता हूँ 1 मोल Fe प्रोड्यूस हो रहा है 3 फैराडे चार्ज, 3 फैराडे चार्ज से। तो अब पहले ये जो आयरन दिया है इसके मोल्स निकालो, ये आयरन, इतना आयरन है ना, तो मैं यहाँ पे मोल्स ऑफ Fe निकाल लेता हूँ। तो मोल्स ऑफ Fe इज़ व्हाट, गिवन मास ऑफ Fe 0.3482 बाय मोलर मास ऑफ Fe 56, और तो हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं, ठीक है। तो इतना मोल्स Fe है, तो 1 मोल के लिए इतना फैराडे, तो 0.3482 बाई 56, इसके लिए कितना फैराडे, तो 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 इंटू 0.3482 बाई 56, इतना फैराडे होगा, ओके। अब आ जाओ, ठीक है, ये जो चार्ज है ये कितना हुआ, एक फैराडे में 96500 कूलम, तो इतना फैराडे में 96500 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो Q की वैल्यू आ गई 3 इंटू 0.3482 बाई 56 इंटू 96500, इतना कूलम। और ये कूलम क्या होता है, I इंटू टी, आई मतलब Q यही होता है ना, I इंटू टी, करेंट इंटू टाइम, टाइम होना चाहिए सेकेंड्स में। तो करंट है 1.5 एम्पियर का और टाइम हमें निकालना है, तो यही आप टाइम निकाल लो और उसको मिनट में एक्सप्रेस कर दो, इसको सॉल्व करके मिनट में एक्सप्रेस कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा, ओके। तो ये मैं यहीं पे ड्रॉप कर रहा हूँ इसको, ये आप खुद से सिंप्लीफाई कर लेना। नाउ हेडिंग फॉर द नेक्स्ट, अब आगे बढ़ते हैं हम। देखो क्या कह रहे हैं, द डेल E बाई डेल टी, इसका मतलब है चेंज इन पोटेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, ठीक है। E स्टैंड फॉर द EMF, तो चेंज इन पोटेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। द डिफरेंट टाइप ऑफ हाफ सेल्स आर एज फॉलोज, यानी ये दिया है डेली बाई डेल टी, डिफरेंट डिफरेंट का ये वैल्यूज़ दे दिया है, ठीक है। कह रहा है विच ऑफ द अबव हाफ सेल वुड बी प्रेफर टू यूज़ एज रेफरेंस इलेक्ट्रोड, किसको हम रेफरेंस इलेक्ट्रोड की तरह यूज़ कर सकते हैं। तो देखो रेफरेंस इलेक्ट्रोड का मतलब ये होता है कि इसी के बेसिस पे दूसरों की वैल्यू निकालना, ठीक है। क्योंकि सेल पोटेंशियल में क्या होता है ना, हम हाइड्रोजन के वैल्यू को हमने 0 पुट किया है, अब हाइड्रोजन से कौन कितना ज़्यादा है कौन कितना कम है, इसी के बेसिस पे हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ तैयार करते हैं। तो उसमें हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में कितना ज़्यादा है कितना कम है, ये निकालने के लिए हमें एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड लेना पड़ता है कि भाई इसी के रेफरेंस में हम चीज़ों को फाइंड करेंगे। तब इनमें से पूछ रहा है कौन रेफरेंस इलेक्ट्रोड के लिए फ़िट है, तो जिसका भी ये वेरिएशन टेम्परेचर के साथ उसका EMF का वेरिएशन कम होगा वही फिट बैठेगा। पता चला थोड़ा सा टेम्परेचर चेंज हुआ उसका अपना EMF ही बदल गया, तो फिर वो फिट नहीं हो पाएगा ना, उसको रेफरेंस इलेक्ट्रोड को कांस्टेंट होना होता है, वो ना बदले, उसके बेसिस पे हम चीज़ों को आसानी से निकाल लें। तो देखो जिसका डेली बाई डेल टी सबसे कम हो, ठीक है, सबसे कम किसका है, ये रहा C, देख रहे हो ना, -4 तो सब में कॉमन है, तो ये सबसे कम वैल्यू है, तो इसीलिए C इज़ करेक्ट आंसर, ये आराम से यूज़ होगा। नाउ नेक्स्ट आते हैं, ठीक है। अब अगला जो है फिर से वही क्वेश्चन है, ये एक सेल को ही सॉल्व करवाएगा। देखो पहले ये क्या एक रिएक्शन दिया है, कह रहा है द गिव्स फ्री एनर्जी चेंज फॉर द एबव रिएक्शन इज़ दिस मच, डेल्टा जी पूछा है, द एक्स इज़, तो पहले वही प्लानिंग, डेल्टा जी अभी मैंने बताया था -NF ई सेल, यही करना है, यानी ई सेल निकाल लो काम हो जाएगा हमारा,
ठीक है, और हमें कुछ चाहिए नहीं, बस सिर्फ ई सेल निकालना है। अब ई सेल निकालने के लिए फिर से वही तरीका, हमें करना क्या होगा, ई सेल का फॉर्मूला लिखना होगा, नट्स इक्वेशन, ये ई नॉट सेल माइनस 0.059 बाई एन लॉग रिएक्शन कोशेंट बाई प्रोडक्ट बाई रिएक्टेंट रेज टू द पावर स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट, जिसको मैं क्यू लिख रहा हूँ। तो पहला काम करो, एनोड, कैथोड एंड ओवरऑल, ये तो आपको लिखना ही लिखना है। तो एनोड पे क्या होगा, ये रहा, इसमें से ढूंढो। अच्छा, ये इसने ओवरऑल रिएक्शन दे दिया है, मैं फालतू का कर रहा हूँ, मुझे लगा सेल दिया हुआ है, सॉरी, इसने ओवरऑल रिएक्शन ही लिख के दे दिया, ये ओवरऑल रिएक्शन है, देख लो। ये तो डायरेक्ट इसमें हम पुट करेंगे। तो पहला काम करते हैं, इसका हम ई नॉट सेल निकाल लेते हैं। ई नॉट सेल होता है रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस एनोड। कैथोड वही जिसमें ऑक्सीडेशन हो, और एनोड वो जिसमें रिडक्शन हो, उल्टा बोल दिया, सॉरी। कैथोड वो जिसमें रिडक्शन हो, और एनोड वो जिसमें ऑक्सीडेशन हो, क्योंकि एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होता है और कैथोड पे हमेशा रिडक्शन होगा। तो ढूंढो इसमें कौन रिड्यूस हो रहा है, तो टिन रिड्यूस हो रहा है, ठीक है, यानी टिन कैथोड है, तो कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल, तो टिन का रिडक्शन पोटेंशियल उठा लो, ये दिया हुआ है टिन का रिडक्शन पोटेंशियल। तो कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल में से एनोड के रिडक्शन पोटेंशियल को माइनस करेंगे, माइनस एनोड का। अब एनोड, अब बाई टिन कैथोड हो गया तो कॉपर ही एनोड होगा, तो एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल यस ये दिया हुआ है, तो इसमें से माइनस करेंगे 0.34, तो ये नेट होके हो गया 4.48, 0.48 नेगेटिव साइन। अब इसको पुट करने की बारी है, तो इसमें पुट करो भाई इसको, माइनस 0.48 माइनस 0.059 बाई एन, एन कितना है, तो 2 इलेक्ट्रॉन, ये 0 था, ये +2 था, तो 0 से +2 में जाने में 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करेगा, या 10 +2 से 0 जाने में 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो N2 हो गया लॉग। अब बारी है, देखो इस सॉलिड को लिखना नहीं है क्योंकि इसकी जगह 1 लिखना है, ये भी सॉलिड है, इसकी जगह 1, तो दिस बाई दिस, सिंपल रेशियो आना है, कोफिशिएंट भी 1 है ना, बहुत सिंपल है। तो इसका पावर 1 यानी 0.01 प्रोडक्ट बाई रिएक्टेंट 0.001, तो ये तो बहुत सिंपल है, ये तो 10 हो जाएगा, तो log 10 1 हो जाता है, यानी इसको सिंप्लीफाई कर दो, 0.48 माइनस 0.059 बाई 2, क्योंकि ये log 10 1 हो गया। अब जब ये सिंप्लीफाई आप कर लोगे पूरा, तो ये वैल्यू आ रही है -0.5 अप्रॉक्स में। तो बस जब 0.5 आ गया तो इसको अब यहाँ पे पुट कर दो, बाकी वैल्यूज़ तो आपको पता ही है, ठीक है। नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कितने थे, 2, जो यहाँ पे आपने 2 पुट किया, ये 2 हो गया, -2, एफ़ की वैल्यू 96500 ये दे रखा है इसने, और ई सेल हमने निकाल लिया है, ये -0.5, तो ये माइनस माइनस मिल के प्लस हो जाएंगे, और इस सबको आप मल्टीप्लाई करो, ठीक है, तो ये लगभग अप्रॉक्सीमेटली 983 आ रहा है, ठीक है, 98.3 आ रहा है, जिसको कि आप एक्सप्रेस कर दोगे तो 983 इंटू 10⁻⁻1 आएगा, तो 983 यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि इस फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, तो 983। तो फिर से ये सेल पोटेंशियल का ही क्वेश्चन था। नाउ नेक्स्ट आते हैं, कह रहे द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटीज़ ऑफ NaI, NaNO3 एंड AgNO3 आर दिस रिस्पेक्टिवली, द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ AgI। ये कोलरैश का क्वेश्चन है। कोलरैश ने कहा था ना कि एक वीक इलेक्ट्रोलाइट का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को हम मोलर कंडक्टिविटी एट इन्फाइनाइट डाइल्यूशन भी कहते हैं। तो एट इन्फाइनाइट डाइल्यूशन को हम निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्ट्रॉन्ग। तो इसने स्ट्रॉन्ग का दिया हुआ है, वीक का निकालना है। तो पहले मैं बताता हूँ प्लानिंग क्या है हमारी। लैम्डा नॉट AgI जो होगा, ठीक है, ये क्या क्या है, इसको कैसे कैसे कॉम्बिनेशन में लोगे, इस दोनों को प्लस रखो, इसको माइनस कर दो, तो सोडियम से सोडियम जाएगा, नाइट्रेट से नाइट्रेट जाएगा, Ag और I रह जाएगा। तो मैं ये करने जा रहा हूँ, लैम्डा नॉट NaI प्लस लैम्डा नॉट AgNO3। अब भाई Ag और I को रखना है, इधर Ag है ना, Ag और I को रखना है, तो NO3 को और NO को कैंसिल करना होगा, तो उसको कैंसिल करने के लिए माइनस कर दो, -NaNO3, ये लो NaNO3, कहानी हो गई ख़त्म। अब आप सारी वैल्यूज़ आपको दी हुई है, उसको सीधे पुट कर दो। ये कोलरैश का एप्लीकेशन है। तो 12.7 प्लस 13.3 -12,
यही वैल्यू आ जाएगा हमारा, सारे वैल्यूज़ को हमने पुट कर दिया। अब इसी को आप सिंप्लीफाई कर लो तो ये अप्रॉक्सीमेटली 14 आ रहा है। 14 विल बी द आंसर। नाउ हेडिंग फॉर द नेक्स्ट कह रहे हैं इन 3D सीरीज द मेटल हैविंग हाईएस्ट M2+ से M स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज़। देखो अभी जस्ट इसके पहले मैंने 3D सीरीज़ का वीडियो बनाया है, उसमें मैंने बताया था M2 सिर्फ एक ही मेटल होता है कॉपर। पूरे 3D सीरीज़ में आप देखोगे कॉपर, जिसके लिए वैल्यू पॉजिटिव होती है, बाकी सब के लिए नेगेटिव होती है, मैंने बताया भी था। और इनफैक्ट आप याद भी करो कि कॉपर सिल्वर गोल्ड जो होते हैं ये हाइड्रोजन के नीचे होते हैं, ठीक है, और हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए कॉपर ये वैल्यू पॉजिटिव होगी, बाकी जितने भी मेटल्स हैं 3D सीरीज़ के उन सब की नेगेटिव होगी। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया, तो ये डायरेक्ट कॉपर हम टिक कर देंगे इसमें। नाउ नेक्स्ट फॉर द रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन द सेल, ये रिएक्शन है, E0 सेल दे रही है, ठीक है। द वैल्यू ऑफ डेल्टा G0 इज़, ये तो सिंपल है फॉर्मूला, ये इतना आसान क्वेश्चन, -NF E0 सेल। देखो E0 सेल तो आपको यहाँ सामने दिख रहा है, सिर्फ N निकालना है आपको। N निकल गया तो हमारा काम हो जाएगा। अब N तो इस केस में बहुत आसानी से आप निकाल सकते हो। अच्छा एक चीज़ और नोटिस करना होगा, ये पर मोल कह रहा है, एक मिनट, पर मोल ऑफ वॉट, पर मोल इलेक्ट्रॉन लेंगे क्योंकि इसने स्पेसिफाई नहीं किया है इतना किलोजूल पर मोल ऑफ वॉट, हाइड्रोजन का पर मोल या सिल्वर का पर मोल, किसका पर मोल, तो ऐसे केस में इलेक्ट्रॉन का ले लेंगे हम, ठीक है। तो देखो पहले तो इसका रिएक्शन आप लिख के पता कर लो क्या होना है, क्योंकि N ये तो फिर जब पर मोल कर ही दिया तो कुछ ये फिर इसकी भी ज़रूरत क्या थी, इसकी भी हमें कोई ज़रूरत नहीं थी इन सब की। तो इसमें तो डायरेक्ट फिर N को 1 पुट करो, F हमें पता है, ठीक है, 96500 रख दो, और E0 सेल की वैल्यू पता है हमें 0.5332, बस इन सब को सिंप्लीफाई कर दो एंड विल गेट द रिज़ल्ट, ठीक है। ये वैल्यू आ रही है -51.35, इतना आ जाएगा, यही आंसर हो जाएगा हमारा। तो अप्रॉक्स में नियरेस्ट इंटीजर में 51 मार्क कर दो। चलो नेक्स्ट आते हैं, इसमें तो कुछ था ही नहीं। अब देखो क्या है, द सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ अ स्प्रैंगली सॉलेबल सॉल्ट दिस इज दिस मच, द स्पेसिफिक कंडक्टेंस of the solution is this much, the limiting molar conductivity of the solution is this much, the value of x is। देखो इसका सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, एक्चुअल में क्या होता है ना, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो लैम्डा नॉट मोलर कंडक्टेंस होता है इन्फिनाइट डाइल्यूशन पे, या लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस, वो एक्चुअल मोलर कंडक्टेंस के इक्वल होता है इफ़ सॉलिबिलिटी इज़ इन्वॉल्व, ठीक है। ये सबसे पहला कॉन्सेप्ट है कि अगर सॉलिबिलिटी इन्वॉल्व है तो आपको ये कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है। अब इसके प्लानिंग में बताता हूँ। आपसे ये पूछा है, ये क्या है, देख लो यहाँ पूछा है क्या, द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी इज दिस, है ना, इसी को एक्सप्रेस करना है, ये पूछा है। तो इसका मतलब ये हमें निकालना है। अब देखो मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है 1000 कप्पा अपॉन मोलैरिटी, ठीक है। या अगर SI में है ये तब होगा, ये फॉर्मूला तब है जब CGS है, और SI में ये 1000 हट जाता है, कप्पा बाई मोलैरिटी, लेकिन मोलैरिटी में ना आप पर मीटर क्यूब में एक्सप्रेस करना होगा, मोल्स पर लीटर नहीं, मोल्स पर मीटर क्यूब, ये SI में फॉर्मूला है। तो अभी सारे SI में दे रखे हैं, साइमंस, मीटर, इनवर्स, ये सब SI में है, ये देखो मीटर है, तो अब कितने को हम कन्वर्ट करेंगे, तो इसीलिए बेस्ट है कि SI वाला फॉर्मूला हम यूज़ कर लें, ठीक है। और यहाँ पे भी SI में ही पूछा है, तो चलो अब शुरुआत करते हैं। कपा हमें दे रखा है, कपा के बारे में मैं टेंशन नहीं ले रहा, ये यही है स्पेसिफिक कंडक्टेंस, कपा को कहते हैं। तो कपा हमें दे रखा है, सिर्फ हमें मोलैरिटी निकालना, और ये मोलैरिटी होगी इसकी सॉलिबिलिटी, तो स्मॉल s निकालना है। तो अब इस सॉल्ट को मैं यहाँ पे सॉलिबिलिटी निकालने के लिए फिर से लिखता हूँ A2X3
इक्विलिब्रियम 2a प्लस प्लस 3x माइनस, यही होगा। अब इक्विलिब्रियम पे हम क्या लिखेंगे, डैश, ये 2s और ये 3s, ठीक है। उसके बाद इक्वेशन आएगा 2s का स्क्वायर, भाई इस कॉन्सेंट्रेशन पे इसका स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट चला जाएगा, तो 2s का स्क्वायर इंटू 3s का क्यूब, दिस इज इक्वल टू इसका KSP जो कि दिया हुआ है 1.1 इंटू 10⁻23 -23। तो इस पूरे को सिंप्लीफाई करके s आप निकाल लो, तो जो s आ रहा है, s की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे आ रहा है 10⁻⁵ मोलर, यानी मोल्स पर लीटर आ रहा है। तो आपको पता है पर लीटर को मुझे मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो मीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए मुझे क्या करना होगा, लीटर को मीटर क्यूब, इस लीटर को मीटर में बदलना है। तो ये देखो मैं क्या कर रहा हूँ, 10⁻⁵ मोल्स, और 1 लीटर होता है डिनोमिनेटर में, है ना, तो 10⁻³ मीटर क्यूब, डेसीमीटर होता है लीटर, तो 10⁻³ मीटर क्यूब। तो यहाँ जो लीटर है पर लीटर, उसको ये जो पर लीटर है ना 1 लीटर, उसको मैंने मीटर क्यूब में रख दिया 10⁻³ मीटर क्यूब। तो ये जब सिंप्लीफाई होगा तो ये सिंप्लीफाई होके हो जाएगा 10⁻² मोल्स पर मीटर क्यूब। बस ये SI में आ गया हमारे पास मोलारिटी। अब इसमें पुट करने की देर है, तो अब मैं लैम्डा m इसके थ्रू निकाल रहा हूँ। लैम्डा m जो हो जाएगा कपा, गिवन वैल्यू 3 इंटू 10⁻⁵ बाई ये हमारा 0.01, यही सिंप्लीफाई कर लो, ये आ जाएगा 3 इंटू 10⁻⁻3। तो इसमें एक्सप्रेस करना है, तो इसीलिए x की वैल्यू हो जाएगी 3। तो यही कॉन्सेप्ट था, ये फॉर्मूला है। तो पहला तो ये कॉन्सेप्ट था कि जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस होता है एक्चुअल मोलर कंडक्टेंस के इक्वल होता है अगर सॉलिबिलिटी वगैरह टर्म इन्वॉल्व है, जैसे यहाँ सॉलिबिलिटी दिख गया था तो उस केस में, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आते हैं, कह रहा है द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन फेराडे needed to reduce 1 mole of Cr2O72 negative to Cr3 plus is। फिर से ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री उसका है, फेराडेज लॉ, या फेराडेज नहीं कहेंगे, ठीक है, मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिलेट करने वाला क्वेश्चन है। तो इसमें क्या करना है आपको, 1 मोल Cr2O72 नेगेटिव को Cr3 प्लस में कन्वर्ट करना है। तो इसको आप बस ऐसे कर दो, यहाँ पे क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, ये है +6। 1 मोल में क्रोमियम कितने होंगे, 2, क्योंकि 2 है ना यहाँ कोफिशिएंट, तो आपके पास क्रोमियम +6 के 2 होंगे, क्योंकि इसका 1 मोल लेने का मतलब 2 मोल क्रोमियम +6 आया। इससे जो बनेगा Cr3 प्लस 2 मोल बनेगा। अब इसको आप बैलेंस करो कि ऐसा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन देने होंगे। तो यहाँ पे 6 2 12 पॉजिटिव चार्ज आया नेट, और यहाँ पे 6 पॉजिटिव चार्ज है, तो इसका मतलब इसको 6 मोल इलेक्ट्रॉन आपको देना होगा, तब जाके इसमें कन्वर्ट होगा। बस यही हमें चाहिए था। तो अब हम आराम से रिलेट कर लेंगे कि भाई इसके 1 मोल के लिए 6 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी चाहिए हमें, तो इसीलिए यहाँ पे आंसर 6 हो जाएगा, 6 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी। या आप ऐसे नहीं तो इसको ऐसे भी कर सकते हो, Cr2O72 नेगेटिव, ये Cr3 प्लस, इसको आप प्रॉपरली बैलेंस कर दो, ठीक है। तो क्या करना होगा, इसमें 6 मोल इलेक्ट्रॉन दो, तब जाके इसका +6 उसमें कन्वर्ट होगा। अब उसके बाद एसिडिक मीडियम लो या बेसिक मीडियम लो, उसके अकॉर्डिंग इसको बैलेंस कर दो। तो मान लो मेरा मन है कि नहीं मैं इसको एसिडिक मीडियम में बैलेंस करूँ, तो इस साइड कितना नेगेटिव चार्ज है, 6 7 8 है, और इधर 3 प्लस है, तो फिर करने के लिए आपको 14H प्लस लेना होगा। अब देखो मिला के 6 7 8 और इसमें से 14, इसको पहले 2 कर दो क्योंकि क्रोमियम 2 है ना, 14 माइनस कर दोगे तो 6 प्लस बच जाएगा, ठीक है। और बाकी फिर 7H2O दोगे तो ये ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन सब बैलेंस हो जाएंगे। तो ये भी एक तरीका है, जो हाफ सेल हम बैलेंसिंग करते हैं ना रेडॉक्स में, उससे भी आप पता कर सकते हो ये 6 होगा। लेकिन बेस्ट मैंने ये बताया कि इसके 1 मोल में कितने क्रोमियम है ये पता कर लो। 1 मोल में 2 क्रोमियम है, तो 2 क्रोमियम मैंने ले लिया, इधर भी 2 क्रोमियम लिख दिया, जितना चार्ज का डिफरेंस था उतना इलेक्ट्रॉन से मैंने बैलेंस कर दिया, तो पता चल गया 6 फैराडे। नाउ नेक्स्ट आते हैं 13th पे, कह रहा फॉर द
given reaction Sn2 plus 2 electron gives Sn and Sn4 plus 4 electron gives Sn. The electrode potentials are, ये electrode potentials दिया हुआ है दोनों का. The magnitude of standard electrode potential for this, it means, मतलब वही कह रहा है कि ये वैल्यू कितनी होगी, ये आपको फाइंड करना है. तो ये एक ही चीज़ है, ये ऐसा केस कभी भी आए तो डेल्टा जी नॉट से रिलेट करना होता है. ठीक है, देखो मैं क्या करने जा रहा हूँ. पहले आप देखो कि इन दोनों रिएक्शन का, पहले इसका वैल्यू मैं लिख देता हूँ. ये वैल्यू दिया हुआ है मुझे Sn2 प्लस से Sn2 प्लस से Sn वाला है. इसका ई नॉट वैल्यू है -0.140 वोल्ट लिख दिया मैंने. और दूसरे वाले का 4 से Sn वाला है, ये है प्लस में 0.01 वोल्ट. ठीक है, अब ये हमें चाहिए, ये देखो ये चाहिए 4 से 2. तो 4 से 2 कैसे आएगा, तो आपको सर ऊपर वाले को उल्टा कर देंगे, क्योंकि 4 को हमें LHS में रखना है, 2 को Sn2 प्लस को RHS में, तो इसको उल्टा कर दो. ये लो, पहले वाले को मैं उल्टा कर रहा हूँ. Sn इधर आ जाएगा ना. Sn गिव्स Sn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन. जैसे ही उल्टा किया तो इसका जो सेल पोटेंशियल है प्लस हो जाएगा, यानी 0.14 वोल्ट हो गया. और नीचे वाले को कुछ नहीं, उसको एज इट इज़ रहने दिया. 4 प्लस 4 इलेक्ट्रॉन गिविंग यू Sn. इसकी वैल्यू हमें पता है 0.01 वोल्ट. अब इन दोनों को मैं ऐड करूँगा, तो ऐड करने के बाद क्या होगा, Sn कैंसिल. 2 इलेक्ट्रॉन, ये 4 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन है, ये कैंसिल हो गया, सिर्फ ये 2 इलेक्ट्रॉन रह जाएगा. तो ये हो जाएगा Sn4 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन विल गिव यू Sn2 प्लस. इसी का हमें ये सेल पोटेंशियल निकालना है, ई नॉट निकालना है. ये मैंने कह दिया x. अब आप ऐसा नहीं कह सकते हो कि हमने इन दोनों को ऐड किया है तो सेल पोटेंशियल भी ऐड होगा. ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर 2 रिएक्शन को हम ऐड करके तीसरा रिएक्शन अचीव करते हैं तो उसमें जो क्वांटिटी ऐड होंगी वो सिर्फ थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी, यानी उन दोनों का इंटरनल एनर्जी ऐड होकर इसके बराबर हो जाएगा. इंथैल्पी, एंट्रोपी एंड गिव्स फ्री एनर्जी, इतने ही ऐड हो सकते हैं. हेस लॉ जिसको आप कहते हो थर्मोडायनेमिक्स में, और कुछ नहीं हो सकता है. तो अगर किसी ने इसको ऐड करके ये निकाल दिया तो वहीं पे गलत हो गया. तो अब करना क्या है, तो अब हमें डेल्टा जी निकालना होगा, क्योंकि याद करो डेल्टा जी 2-3 बार यूज़ हो चुका है. -NFE सेल है, ठीक है, और ये हमें ई नॉट सेल दे रखा है. इसका ई नॉट सेल दे रखा है, डेल्टा जी नॉट मैं कह रहा हूँ, ई नॉट सेल दे रखा है, यही यूज़ करेंगे. तो आते हैं इस केस में मैं यहाँ पे अब डेल्टा जी लिख रहा हूँ. तो इसका डेल्टा जी क्या हो जाएगा, -n कितना है, 2 इलेक्ट्रॉन जो लिखा हुआ है, तो -2f और इसका ई सेल 0.14, भूल जाओ इसे. इसका डेल्टा जी कितना होगा, माइनस इसका E4f इंटू इसका ई सेल 0.01. फिर इसका कितना होगा, ठीक है, तो आप फिर से वही -n कितना है इसका 2f इंटू इसका ई सेल x, ये आ गया. अब हमें पता है कि इन दोनों का नेट सम इसके इक्वल होगा, क्योंकि इन दोनों रिएक्शन को ऐड करके ये मिला है, यानी कि -2fx इज इक्वल टू इन दोनों का नेट सम. वो f कॉमन होकर अपने आप कैंसिल हो जाएगा, तो -0.28 f एक टर्म, और ये -0.04 f दूसरा टर्म. f कैंसिल हो जाएगा, और इसको फिर आप x के लिए सिंप्लीफाई कर दो, यू विल गेट द रिजल्ट. ये वैल्यू x के लिए जो आ रहा है ना, वो आ रहा है 0.16, जिसको कि 16 इंटू 10⁻⁻² में एक्सप्रेस कर दो, ऐसे कहा है, इसलिए 16 विल बी द आंसर. नाउ हेडिंग फॉर द नेक्स्ट. अब क्या कह रहा है, A dilute solution of sulfuric acid is electrolyzed using a current of 0.1 ampere for 2 hours. Produces hydrogen and oxygen gas. The total volume of gas at STP. भाई सीधी सी बात है, इसका दोनों का इंडिविजुअल आपको कैलकुलेशन करना होगा. ठीक है, तो देखो सल्फ्यूरिक एसिड की जब आप इलेक्ट्रोलाइसिस करोगे तो H2 कैसे बनेगा, H+ से 2 H+ आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और H2 देगा, यानी 2 फैराडे. ठीक है, जब आप पास करा रहे हो तो 1 मोल H2 मिल रहा है. तो पहला काम तो भाई इससे कितना फैराडे है ये हम पहले निकाल लेते हैं. तो पहला मेरा कैलकुलेशन होगा Q के लिए.
तो Q होता है I इंटू टी। I की वैल्यू है 0.1 एम्पियर और टाइम कितना है आवर्स में 120 120 नहीं 120 मिनट्स हुआ ना 120 हाँ इंटू 1 मिनट में 60 सेकेंड इंटू 60 इतना सेकेंड्स में रखना होता है टाइम हमें। तो इतना Q की वैल्यू हो गई। तो नंबर ऑफ़ फैराडे कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ एफ फैराडे, तो इसको डिवाइड कर दो 96500 से, ये हो जाएगा 12 इंटू 60 बाई 96500, ये आ गया हमारे पास। तो ये करने के बाद आ रहा है 0.00746। ठीक है, अब आप शुरू कर दो। 2 फैराडे से 2 फैराडे, क्योंकि 2 मोल इलेक्ट्रॉन को 2 फैराडे कहेंगे, 2 फैराडे से 1 मोल मिल रहा है हमें। तो इतने फैराडे से कितना होगा, इसका हाफ। 2 फैराडे ये डबल है तो ये हाफ है, 2 से 1, तो इतने से, तो मोल्स ऑफ H2, वही यूनिटरी मेथड, तो मोल्स ऑफ H2 आ जाएगा जितना फैराडे उसका हाफ बाई 2। ठीक है, ओवर हो गया। ऐसे ही ऑक्सीजन के लिए रिएक्शन क्या होगा, 4OH नेगेटिव गिव्स 2H2O प्लस O2 प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। तो इसमें 4 फैराडे से इसका 1 मोल मिल रहा है, देख रहे हो, 4 फैराडे से 1 मोल, तो 4 फैराडे से 1 मोल O2 मिल रहा है, तो इसीलिए 1 फैराडे से 1/4 मोल O2 मिलेगा, इसीलिए 0.00746 से 0.00746/4 मोल O2 मिलेगा। इसीलिए टोटल गैस कितनी हो गई, इतना मोल H2 और इतना मोल O2, तो मोल्स ऑफ टोटल गैस इन दोनों का नेट सम। तो इन दोनों का आप नेट सम खुद से कर लेना और 22.4 से मल्टीप्लाई कर देना, तो यू विल गेट द आंसर। तो मैं यहीं पे इसको ड्रॉप कर रहा हूँ, 1 और ये 2 दोनों को ऐड कर दो तो टोटल मोल ऑफ द गैस आ जाएगी, और उसको 20, क्योंकि STP पे वॉल्यूम पूछा है, तो 22.4 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वॉल्यूम आ जाएगा लीटर्स में, उसको सेंटीमीटर क्यूब का मतलब होता है ml, तो उसको फिर 1000 से मल्टीप्लाई कर, यानी उस लीटर को ml में कन्वर्ट करके आंसर मार्क कर देना। ओके, आते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। देखो, द सेल पोटेंशियल ऑफ अ गिवन सेल एट 298 केल्विन, ये पूरा सेल दिया हुआ है, इज़ दिस मच वोल्ट। द pH ऑफ द एसिडिक सोल्यूशन इज़ फाउंड टू बी 3, यानी H+ का कॉन्सेंट्रेशन 10⁻³ है। ठीक है, क्योंकि pH दिया हुआ है तो H+ का कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है। एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cu2+ इज़ दिस। अच्छा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cu2+ हमें फाइंड करना है, तभी हमें X पता चलेगा। तो फिर से वही तरीका पुराना, पहले तो भाई अच्छा इसने दे रखा है इसका और हाइड्रोजन का तो 0 ही होता है, इस बार इसने डेटा दे दिया है। जो फर्स्ट क्वेश्चन था ना उसमें डेटा नहीं दिया था, ये मैंने खुद से लिखा था। ठीक है, तो ये हमें मिल गया है डेटा, और हाइड्रोजन का हमें 0 है। तो पहले तो मैं E0 सेल निकाल लेता हूँ। E0 सेल क्या होगा, ये रहा कैथोड और ये रहा एनोड, मैंने पहले ही क्वेश्चन में बता दिया था। ठीक है, ये साइड जो होता है लेफ़्ट साइड में एनोड और राइट साइड में कैथोड। तो E0 सेल क्या होता है, कैथोड E0 रिडक्शन पोटेंशियल कैथोड माइनस E0 रिडक्शन पोटेंशियल एनोड। तो हाइड्रोजन का तो 0 होना है और ये रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर दे रखा है, तो इसका 0.34 माइनस 0 यानी 0.34 वोल्ट रह जाएगा। अब दूसरा काम क्या करना है आपको, रिएक्शन लिखना है, एनोड कैथोड एंड ओवरऑल। तो सबसे पहले एनोड पे, तो एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन का रिएक्शन लिख दो, 2H+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। कैथोड पे क्या होना है, रिडक्शन होता है, तो कॉपर 2+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन विल गिव यू कॉपर, यही होना है। तो ओवरऑल क्या हो जाएगा इस केस में, दिस इज सॉलिड, ओवरऑल कैंसिल आउट, यानी Cu2+ प्लस H2, ये H2 है, Cu2+ प्लस H2 गिव्स 2H+ प्लस कॉपर सॉलिड। अब लिख देते हैं, ये है 10⁻³ इसका 1 लेना है क्योंकि सॉलिड है, कॉपर 2+ ये हमें निकालना है। ठीक है ना, इसको मैं फ़िलहाल अभी C ले रहा हूँ, और H2 का प्रेशर हमें 1 बार दे रखा है, ये देखो 1 बार। ठीक है, तो अब मैं लिख रहा हूँ E सेल इज़ इक्वल टू E0 सेल, ये रहा, ये 0.34 माइनस
0.059 बाई एन, कितने इलेक्ट्रॉन कैंसिल किए हैं 2, तो बाई 2 लॉग प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट, तो ये तो सॉलिड है, इसकी जगह 1 आएगा, ये रहा पहला प्रोडक्ट यानी 10⁻⁻3, इसका स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट 2 जो कि इसके पावर में जाएगा, बाई रिएक्टेंट ये 1 है तो 1 को क्या लिखें बाई सी, और ये ई सेल दिया हुआ है हमें 0.31, यानी इसकी जगह अब मैं मिटा के पुट करने जा रहा हूँ 0.31, तो ये आ गया मेरे पास 0.31। बस भाई इसी को सिंप्लीफाई कर लो आप, सिंप्लीफाई करके सी निकाल लो, जो सी आएगा उसी के बेसिस पे उसको एक्सप्रेस कर देना, तो यू विल गेट द आंसर। तो यहाँ पे जो सी आ रहा है ना वो 10⁻⁻7 आ रहा है, इसीलिए एक्स की वैल्यू 7 हो जाएगी। ओके, तो इस वीडियो में काफ़ी मेहनत लगता है फिज़िकल का वीडियो बनाने में, ठीक है, इतने कैलकुलेशन इन्वॉल्व होते हैं और इसमें ढंग से मैं थ्योरी भी समझा नहीं पाता हूँ आपको, जैसे ये सब है, इन सब की प्रैक्टिस आपको की हुई होगी तो ये बहुत हेल्पफुल होगा, जिसको बिल्कुल भी नहीं आता है उसके लिए कोई ज़्यादा हेल्पफुल नहीं हो पाएगा ये। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।